जैंगचिंग सिटी। वहाँ एक एमसी ब्लू ड्रेस पहने चलते हुए दिखाई देता है। वो अचानक एक लड़की के पेट पर हल्के से छूता है। लड़की गुस्से में मुड़कर उसकी तरफ देखती है। एमसी कहता है, सुंदरी, तुम्हारे फोरहेड पर एक डार्क शैडो दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि तुम थोड़ा सा खून दो ताकि ये मुसीबत टल सके। लड़की हैरानी से कहती है, क्या मैं खून दूं? फिर अचानक उसे कुछ याद आता है और कहती है, अरे हाँ, मुझे याद आया, ये तो मेरे बैग में ही है। चलो छोड़ो, तुम तो एक पर्वर्ट हो, तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें कभी डेट नहीं करने वाली। एमसी मन ही मन सोचता है, मैंने तो इसे काइंडली रिमाइंड किया था, लेकिन उल्टा ये मुझे ही डांट गई। मैं बस 5 सालों के लिए सिटी से गायब क्या हुआ? यहाँ की लड़कियाँ इतनी बदल गई। फिर वह आसमान की तरफ देखता है और कहता है, वेल, ये कुला माउंटेन नहीं है, तो यहाँ के ज्यादातर लोग मॉर्टल ही हैं। ये नॉर्मल बात है कि वो मेरी बातों पर बिलीव नहीं करेगी। इसके बाद एमसी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मेरा जन्म जैंगचिंग सिटी के ये फैमिली में हुआ था। बचपन में मुझे मेरे पेरेंट्स कभी कभी थोड़ा बहुत बुली किया करते थे, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली बहुत ही हैप्पी थी। लेकिन 5 साल पहले सब कुछ बदल गया। उस वक्त सब कुछ खत्म हो गया था। एमसी की आवाज नरेशन में आती है। उस समय मेरे फादर ने एक छोटी बच्ची को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी वजह से कैपिटल का एक पावरफुल आदमी उनसे नाराज हो गया। कुछ ही दिन बाद क्लाउड लेक विला में एक बैंक्वेट के दौरान मेरी पूरी फैमिली को बेरहमी से मार दिया गया। मेरे अलावा उन सभी फैमिली मेंबर्स को जो मेरे पापा को रिस्पेक्ट करते थे, यहाँ तक कि मेरे पापा के वो दोस्त जिन पर मैंने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था, उनमें से किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सबने बस खड़े होकर मेरी फैमिली को मरते हुए देखा। सीन बदलता है। एमसी छोटे बच्चे के रूप में जमीन पर रो रहा है। वो चीखते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। गुस्से में वो एक चाकू उठाता है और उस आदमी की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो आदमी बेहद काम रहते हुए चाकू को हाथ से तोड़ देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जैसे एक छोटे बच्चे की फैमिली को खत्म करना मेरे लिए बस एक पीस ऑफ केक है। अगर तुम्हारी फैमिली कैपिटल की सबसे पावरफुल फैमिली भी होती तो भी मैं उन्हें इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता था। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? नाइव चाइल्ड, अपने आप को ज्यादा मत समझो। एमसी की नरेशन वापस आती है और फिर मेरी मेड ने मुझे डेस्परेटली बचाने की कोशिश की और मुझे टोंगकियंग लेक में फेंक दिया। मैं लगभग मर ही गया था, लेकिन लकीली मुझे एक महान मास्टर ने बचा लिया। मैंने उन्हें फॉलो किया और कुला माउंटेन चला गया। वहाँ मैंने उनसे कई अमेजिंग एबिलिटीज सीखी और अब मैं वापस जैंगचिंग सिटी लौटा हूँ अपने मास्टर के दिए हुए एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए। एमसी की आंखों में गुस्से की चमक, और मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के किलर्स को ढूंढकर एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा। जैसे ही एमसी गुस्से में आता है, उसका क्यूआई अचानक रिलीज होने लगता है। आसपास के लोग हैरानी से चिल्लाते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है? अचानक मेरा शरीर काम करना क्यों बंद कर दिया? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये किस तरह का टेरिफाइंग एटमॉस्फेयर है? एमसी तुरंत सोचता है, नहीं, ये मेरा इविल क्यूआई है। अगर ये इनोसेंट लोगों पर असर डाल गया तो। एमसी सोचता है, मेरा इविल क्यूआई लोगों को अफेक्ट कर रहा है, इसे तुरंत रोकना होगा। वो गहरी सांस लेकर अपने क्यूआई को पूरी तरह सप्रेस कर देता है। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे सामान्य महसूस करने लगते हैं। एक आदमी कहता है, अब सब ठीक लग रहा है। वो जो अजीब और डरावना फीलिंग था, वो अचानक गायब हो गया। दूसरा आदमी जवाब देता है, हाँ, मैंने भी वही स्ट्रेंज वाइब महसूस किया था। आखिर ये हुआ क्या था? सीन कट होता है। एमसी अब एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ा है। वो गंभीरता से सोचता है, सबसे पहले मुझे अपने मास्टर द्वारा असाइन मिशन को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद मैं अपने रिवेंज के बारे में सोचूंगा। सीन ट्रांजिशन, कैमरा एक विशाल और शानदार बिल्डिंग की ओर जूम करता है। नरेशन आती है, यह है हमें ग्रुप जो हुआक्शिया की टॉप 500 कंपनीज में से एक है और जैंगचिंग सिटी का लीडिंग एंटरप्राइज भी है। एमसी उस बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर सोचता है, हमें ग्रुप का हेडक्वार्टर्स यही होना चाहिए। 3 दिन पहले मेरे मास्टर ने एक प्रेडिक्शन फॉर्मेशन का उपयोग करके ये जाना था कि एक्साई रक्षु बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है और 100 दिनों के अंदर उसके मरने की संभावना भी है। एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं एक पर्पल ड्रैगन हूँ जिसके पास एक्साई रक्षु के फ्यूचर को बदलने की पावर है। इसी वजह से मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ भेजा है। एमसी थोड़ी देर रुककर खुद से मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर ने ये भी बताया था कि जब वो जैंगचिंग सिटी आए थे तो उनका एक्साई रक्षु की ग्रैंड मदर के साथ रोमांस था, तो ये भी हो सकता है कि एक्साई रक्षु
मास्टर की ग्रैंड डॉटर हो। एनीवे, पहले मुझे अंदर जाना चाहिए। वो एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। एमसी कामली कहता है, क्या यहाँ एक्साई रक्षु नाम की कोई काम करती है? मुझे उनसे अर्जेंटली मिलना है। बॉडीगार्ड उसे घूरते हुए कहता है, तुम मिस एक्साई से मिलना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? बिना अपॉइंटमेंट के किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता। एमसी शांति से जवाब देता है, अपॉइंटमेंट? नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उनसे डायरेक्टली मिलकर बताना चाहता हूँ। अगर ये इनकन्वीनियंट है तो मैं बस यहाँ बैठकर उनका इंतजार कर लूंगा। बॉडीगार्ड का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो एमसी को ऊपर से नीचे तक घूरकर कहता है, रुको, हर कोई मिस एक्साई से नहीं मिल सकता। पहले अपने कपड़ों पर नजर डालो, कितने पुराने और बेकार लग रहे हो तुम जैसे पंक्स मिस एक्साई को वेट करवाने के लायक नहीं हो, तो यहाँ से दफा हो जाओ। वो ताना मारते हुए आगे कहता है, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई इम्पोर्टेंट मैटर है बताने के लिए। बुलशिट, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बॉडीगार्ड गुस्से में चिल्लाता है, तुम मिस एक्साई को मीट करने लायक नहीं हो, अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर एमसी का चेहरा ठंडा और खतरनाक हो जाता है। वो धीरे से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? अचानक उसका ऑरा जोरदार तरीके से रिलीज होता है। दोनों बॉडीगार्ड्स के घुटने जमीन पर लग जाते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है और उनमें से एक कांपते हुए सोचता है, आखिर ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी यहीं मर जाऊंगा। एमसी उन्हें घूरकर सख्त आवाज में वार्निंग देता है, अपना मुंह बंद रखो और लोगों से पोलाइटली बात करना सीखो। इसके बाद वो शांतिपूर्वक अंदर चलता है और रिसेप्शन एरिया में आकर कहता है, मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ। एमसी वहाँ बैठता है, लेकिन उसका क्यूआई अब भी हल्के हल्के रिलीज हो रहा होता है। कमरे में मौजूद सभी लोग आपस में घबराहट से बातें करते हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना हैवी क्यों लग रहा है? सीन बदलता है। कैमरा जमीन पर पड़ते कई पैरों को दिखाता है। अचानक बहुत सारे आर्म सोल्जर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। उनमें से एक आगे बढ़कर कहता है, एक्सक्यूज मी सर, मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का लीडर हूँ। तुम्हें पता है हमें ग्रुप में ट्रबल क्रिएट करने का रिजल्ट क्या हो सकता है? एमसी बिना किसी इमोशन के जवाब देता है, मैंने पहले ही कहा था, मैं मिस एक्साई रक्षु से बात करना चाहता हूँ। ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। सिक्योरिटी हेड मन ही मन सोचता है, आखिर इस आदमी के बॉडी में गड़बड़ क्या है? मैं इसके बॉडी से एक ब्लडी स्मेल महसूस कर सकता हूँ। ये फीलिंग, ये ऐसा है जैसे अगर मैंने इसे प्रोवोक किया तो ये आसानी से मुझे किल कर देगा। उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है। वो तुरंत स्ट्रैटेजी बदलता है और एक मीठी आवाज में कहता है, आई एम सॉरी सर, लेकिन आज मिस एक्साई यहाँ मौजूद नहीं है। अगर आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दे दें तो जैसे ही मिस एक्साई वापस आएंगी मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। एमसी उसकी बात सुनकर शांत स्वर में कहता है, क्या वो यहाँ नहीं है? ठीक है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। सिक्योरिटी हेड राहत की सांस लेते हुए मन ही मन सोचता है, ग्रेट, उसने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन तभी एमसी आगे कहता है, एनीवे, मेरे पास अभी करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं यहीं बैठूंगा और उनके आने का इंतजार करूंगा। सिक्योरिटी हेड की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो हैरानी से चिल्लाता है, क्या तुम यहीं बैठोगे? एमसी ठंडे स्वर में कहता है, मेरे बारे में चिंता करना बंद करो और जाकर अपना काम करो। सिक्योरिटी हेड मन ही मन सोचता है, मैं ऐसे डेंजरस पर्सन को यहाँ बैठने नहीं दे सकता। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी जॉब चली जाएगी। वो गुस्से से बोलता है, अगर तुम इसी तरह मुझसे बात करने वाले हो तो मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। फिर वो अपने गार्ड्स को आदेश देता है, सब लोग इसे पकड़ लो। जैसे ही गार्ड्स एमसी की तरफ बढ़ते हैं, अचानक एक तेज और कॉन्फिडेंट आवाज गूंजती है, रुको। सभी लोग और एमसी दोनों अपनी नजरें उस दिशा में घुमाते हैं। हम देखते हैं एक बेहद खूबसूरत लड़की उनकी तरफ चलकर आ रही होती है। लोग आपस में फुसफुसाते हैं, वाओ, कितनी सुंदर लड़की है, आखिर ये कौन है? दूसरा व्यक्ति कहता है, तुम इसे नहीं जानते तो जरूर तुम यहाँ नए हो। ये है डायरेक्टर सनही। पूरे हमें ग्रुप में सिर्फ यही एक लड़की है जिसकी सुंदरता एक्साई रक्षु को टक्कर दे सकती है। दूसरा बंदा उत्साहित होकर कहता है, वाओ, ऑसम। सिक्योरिटी हेड घबराहट में कहता है, मिस सन, ये आपके लिए बहुत डेंजरस है, प्लीज यहाँ से चली जाइए। मिस सन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, ठीक है, मैं समझ गई, प्लीज मेरा रास्ता दीजिए। वो सीधे एमसी के पास आती है और शालीनता से कहती है,
हेलो, मेरा नाम सन यी है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? सर, एमसी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और मन ही मन सोचता है, मेरे पिछले 5 सालों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं अब तक नहीं भूल पाया, और उनमें से एक है सन यी। मिडिल स्कूल में वो मेरी डेस्क मेट थी। पूरे 1 साल तक हम दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन जब हम हाई स्कूल में गए तो हमारा कांटेक्ट धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि हमारी आइडेंटिटीज के बीच बहुत बड़ा गैप आ गया था। मास्टर द्वारा बचाए जाने के बाद मैं ये फैमिली के मैंशन में गया था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि एमसी की नरेशन शुरू होती है। जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि ये फैमिली मैंशन को पूरी तरह सील कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उनका नामो निशान जैंगचिंग सिटी से पूरी तरह मिटा दिया गया था। उस समय जैंगचिंग सिटी की बाकी सभी फैमिलीज ने ये अनाउंस किया कि वे मेरी फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज और एसेट्स आपस में बांट लेंगे। मेरे फादर द्वारा एस्टैब्लिश किया गया बिजनेस ग्रुप भी उनसे छीन लिया गया, क्योंकि हर कोई उस कैपिटल के पावरफुल क्लैन से डरता था। लेकिन सभी लोगों में सिर्फ सन यही ऐसी थी जिसने इन बातों से डिसएग्री किया। उसने उन रूमर्स को चुनौती दी, उस डर को इग्नोर किया और मेरी फैमिली के लिए अकेले खड़ी रही। उसने खुद मेरे पेरेंट्स के डेड बॉडीज को पर्सनली जाकर दफनाया और मेरे पेरेंट्स और मेरे लिए एक मेमोरियल स्टोन भी बनाया। एमसी की आवाज थोड़ी हैवी हो जाती है। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि एक कॉमन फैमिली की लड़की में इतना करेज कहाँ से आया। मुझे नहीं पता कि मैं उसकी काइंडनेस को कभी रीपे कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आज हम फिर से मिले हैं। वर्तमान में वापस आते हैं। सन यी मुस्कुराकर कहती है, सर, शायद आप मुझसे थोड़ा ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। एमसी झेमते हुए कहता है, ओह सॉरी। सन यी हल्के से हंसती है, सर, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े एब्सेंट माइंडेड हैं। एमसी गहरी सांस लेकर कहता है, माफ करना, तुम मुझे मेरे एक ओल्ड फ्रेंड की तरह लग रही हो, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए खो गया था। सन यी हंसते हुए प्लेफुल टोन में कहती है, अरे सर, ऐसी पिकअप लाइंस मत बोलिए, ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। फिर वो सभी लोगों की तरफ मुड़कर कहती है, अगर ये जेंटलमैन यहाँ बैठना चाहते हैं तो कोई भी इन्हें परेशान नहीं करेगा। उन्हें यहाँ पीसफुली बैठने दिया जाए। मैं अभी के लिए यहाँ से जा रही हूँ, तो प्लीज यहाँ कोई भी शोर शराबा मत करे। सभी लोग चुप हो जाते हैं। एमसी मन ही मन सोचता है, सन यी, इतने सालों में तुम बहुत बदल गई हो। अब तुम्हारे आसपास बड़े बड़े पावरफुल लोग भी हैं, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर्स में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे अपने असली मिशन पर फोकस करना होगा। सीन ट्रांजिशन, सीन बदलता है। किसी के हाथ में कार की दिखती है और अनलॉक का बीप सुनाई देता है। कैमरा जूम आउट करता है। ये सन यी है। वो अपनी लग्जरी कार के पास आती है और अंदर बैठती है, लेकिन जैसे ही वो स्टीयरिंग पकड़ती है उसे एहसास होता है कि कार के पीछे एमसी बैठा हुआ है। सन यी चौंकते हुए कहती है, तुम यहाँ कार के अंदर कैसे आए और तुम्हें क्या चाहिए? एमसी मुस्कुराकर कहता है, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, डरो मत, मुझे बस तुमसे एक लिफ्ट चाहिए। सन यी हैरानी से पूछती है, क्या तुम किसी का इंतजार नहीं कर रहे थे? एमसी शांत स्वर में जवाब देता है, नहीं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। असल में मुझे तुम्हारे बिजनेस में इंटरेस्ट है। सन यी संदेह भरे स्वर में कहती है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैं किसी स्ट्रेंजर को ऐसे ही राइड नहीं दे सकती। एमसी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम मेरा नाम जान सकती हो। एमसी चुपचाप सन यी की तरफ देखता है और सोचता है। उसके फोरहेड पर एक डार्क ब्लडी ऑरा घूम रहा है। ये इस बात का संकेत है कि उस पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुझे जैसे भी हो उसे प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मेरा नाम है ये किंग। ये का मीनिंग है ऑनेस्टी। ड्रैगन लेक होटल में वहाँ एक भव्य और शानदार पार्टी चल रही है। एमसी और सन यी साथ में होटल में प्रवेश करते हैं। उन पर सभी की नजरें टिक जाती हैं। भीड़ में से कुछ लोग फुसफुसाते हैं, वाओ, आखिर ये महिला कौन है? कितनी सेक्सी लग रही है यार। दूसरा व्यक्ति कहता है, तुम्हें नहीं पता, ये है हमें ग्रुप की डायरेक्टर सन यी, लेकिन आज वो एक लड़के को अपने साथ लाई है। ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तीसरा व्यक्ति मजाक उड़ाते हुए बोलता है, देखो उस लड़के को, बिल्कुल घटिया लगता है। सन यी मुस्कुराकर एमसी से कहती है, चलो यहाँ बैठ जाते हैं। एमसी शांत स्वर में जवाब देता है, ठीक है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, मिस सन। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। वही ग्रुप ऑफ रिच यंग मेन उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। उनमें से पहला आदमी आत्मविश्वास से कहता है, मिस सन, मैं आपका बहुत समय से इंतजार कर रहा था। मैं गाओ हेडोम हूँ, ये ग्रुप का फाउंडर।
कृपया मेरे साथ बैठिए। दूसरा आदमी जल्दी से बोल पड़ता है, मिस सन, मेरा नाम काम लॉन्ग है। यह हयांग होटल मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी है। तीसरा आदमी हंसते हुए कहता है, हाँ मिस सन, अगर आप माइंड नहीं करेंगी तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? चौथा आदमी भी उत्साहित होकर कहता है, मैं भी बैठना चाहता हूँ। भीड़ में से कोई और कहता है, मिस सन को देखना तो बहुत रेयर है, क्या हम एक ड्रिंक कर सकते हैं? एक और आदमी तुरंत जोड़ता है, हाँ चलो ड्रिंक करते हैं और टोस्ट करते हैं। वे सभी सन यी को वाइन पेश करने लगते हैं। अचानक कोई हाथ उस वाइन ग्लास को पकड़ लेता है। कैमरा ऊपर उठता है। ये एमसी है। एमसी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, अगर ड्रिंक करना ही है तो मेरे साथ ड्रिंक करो, कैसा रहेगा ये? उनमें से एक आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चिल्लाता है, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक कर सको। दूसरा आदमी भी तिरस्कार भरे स्वर में कहता है, हाँ तुम आखिर हो कौन बच्चे? एमसी का चेहरा ठंडा हो जाता है और वह जवाब देने के लिए मुंह खोलता है। एमसी गुस्से से बोलने ही वाला होता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। लेकिन तभी मिस सन यी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और बीच में रोक देती है। वो धीरे से कहती है, आपकी काइंडनेस के लिए शुक्रिया, लेकिन ये मामला मैं संभालूंगी, इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सन यी वाइन का ग्लास उठाती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मैं बहुत अच्छा ड्रिंकर नहीं हूँ, तो मैं बस एक सिप लेना चाहूंगी। होप करती हूँ कि आप माइंड नहीं करेंगे और प्लीज मुझे जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए फोर्स मत कीजिएगा। बाकी लोग एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, ठीक है मैडम, और नो प्रॉब्लम। तभी दूर से एक ठंडी और घमंडी आवाज गूंजती है, क्या बस एक सिप? मुझे नहीं लगता कि अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए ये इनफ है। मिस सन। पूरी हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सन यी का चेहरा अचानक सफेद पड़ जाता है। वो घबराई हुई आवाज में बुदबुदाती है, चेंग चेंग फेंग, ये तो चेंग फैमिली का सेकंड सन है। भीड़ में से एक आदमी धीरे से कहता है, मैंने सुना था पिछली बार मिस सन ने उसके मुंह पर वाइन थूक दी थी और उसी वजह से वो बहुत गुस्से में है। दूसरा आदमी फुसफुसाता है, ओ नो, चेंग फेंग को कोई कैसे ऑफेंड कर सकता है? चेंग फेंग धीरे धीरे सन यी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लास्ट टाइम तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था और इसकी वजह से मैं एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था। अब इस ह्यूमिलिएशन को वॉश करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम ये पूरी बॉटल यहीं सबके सामने पियोगी। उसकी आवाज अचानक ठंडी और सख्त हो जाती है, और याद रखना ये कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर है। सन यी कांपती हुई आवाज में जवाब देती है, मिस्टर चेंग, मैं ज्यादा अल्कोहल संभाल नहीं पाती। अगर मैंने ये पूरी बॉटल पी ली और ड्रंक हो गई तो यहाँ बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दूंगी, इसलिए मैं सिर्फ एक ग्लास ही वाइन पीऊंगी। सन यी के मन में ख्याल आता है, लास्ट टाइम मुझे लगा था उसने वाइन में कुछ मिला दिया था, इसीलिए मैंने जानबूझकर उसके मुंह पर थूका था। चेंग फेंग उसकी बात को अनसुना कर देता है। वो अचानक सन यी का हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ झुककर घिनौनी मुस्कान देता है, मैंने तुम्हारे लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है, अगर तुम ड्रंक हो जाती हो तो वहाँ आराम से सो सकती हो। वो सन यी के हाथ में बॉटल जबरदस्ती पकड़ाते हुए कहता है, अब ये पी लो और रिफ्यूज करने की गलती मत करना। सन यी की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसके मन में डर और घृणा का तूफान उठता है। आखिर मैं क्या करूं? चेंग फेंग बहुत ही वाइल्ड मैन है। वो जिस भी औरत को चाहता है उसे ड्रग्ड कर देता है, चाहे वो कोई नोबल लड़की ही क्यों न हो। मैं ये वाइन नहीं पी सकती, पर मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। चेंग फेंग का चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। वो चिल्लाता है, डैम इट, तुम ये वाइन पीना नहीं चाहती, तुम कमीनी, अपने आप को कोई प्योर एंड नोबल वुमन मत समझो। अगर यहाँ एक्साई रुओक्सी खुद भी होती तो उसे भी मेरे साथ ड्रिंक करना पड़ता। सन यी के दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे थे। मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुई, अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और बहुत कम उम्र में ही इस क्रूर सोसाइटी में कदम रखा। बहुत मेहनत की, हर ह्यूमिलिएशन सहा और आखिरकार एक प्रसिद्ध कंपनी की डायरेक्टर बनी। बाकी लोग सोचते हैं कि मैंने ऊंचा सोशल स्टेटस हासिल कर लिया है, लेकिन इन जैसे लोग जो पहले ही हाई सोसाइटी में पैदा हुए, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसके हाथ कांप रहे थे। चेंग फेंग जबरदस्ती वाइन का बॉटल उसके हाथ में पकड़ाता है, पर तभी धड़ाम, अचानक बॉटल किसी और के हाथ में चली जाती है। सन यी और सब लोग शौक में देखते हैं। ये बॉटल अब एमसी के हाथ में है। चेंग फेंग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज छीनने की? वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाता। एमसी बिना एक सेकंड गवाए उसी वाइन बॉटल को चेंग फेंग के चेहरे पर जोरदार वार करता है। धड़ाक, बॉटल के टूटते ही
खून चारों तरफ बिखर जाता है। चेंग फेंग दर्द से चिल्लाते हुए घुटनों के बल गिर जाता है। इतना दर्द! कमीने, तुम हो कौन? मेरे बाप ने भी मुझे आज तक हाथ नहीं लगाया और तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? एमसी का चेहरा ठंडा और भावहीन था। उसकी आवाज में हल्की सी धमकी और क्रोध की आग थी। तुम हो कौन? ये सवाल तुम्हें मुझे नहीं पूछना चाहिए, बल्कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुमने उसे फोर्स कैसे किया ड्रिंक करने के लिए? उसकी आंखों से एक खतरनाक काली आभा फैलने लगती है। सभी मेहमान कांपने लगते हैं। भीड़ में खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। ये पागल हो गया है क्या? इसने चेंग फेंग को मारा है। क्या इसे पता भी है कि चेंग फैमिली कौन है? चेंग फैमिली इस जियांग सिटी की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। सुना है उनके पास एक बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन है और सबसे डरावनी बात, कहा जाता है कि उनके पीछे एक एंशिएंट वॉरियर खड़ा है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। ये लड़का तो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। सान यी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कांपती हुई आवाज में बोलती है, मिस्टर चेंग, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैं जितनी वाइन आप चाहें उतनी पी लूंगी। बस मेरे दोस्त को जाने दीजिए, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। चेंग फेंग धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसके चेहरे पर गुस्से की ज्वाला थी। कमीनी, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे कंडीशंस देने की। अब तुम दोनों ही आज रात मरोगे। पहले तुम्हें मैं घोड़ी बनाऊंगा, फिर इस कमीने को अपनी आंखों के सामने तड़पते देखूंगा। लेकिन एमसी की आंखों में कोई डर नहीं था। वो अचानक लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है और धड़ाम, सिर्फ एक जोरदार सटीक वार, और चेंग फेंग की टांगों के बीच विनाशकारी दर्द की लहर दौड़ती है। उसकी चीख पूरी हॉल में गूंज उठती है। आ उसकी आंखें बाहर निकलने को थी। दर्द इतना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। चेंग फेंग कराहते हुए एमसी की तरफ देखता है। तुम कमीने, अब तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारी मौत निश्चित है। एमसी धीरे धीरे अपना क्यूआई रिलीज करता है। पूरी हॉल में उसकी ताकत का दबाव फैल जाता है। सभी मेहमानों को ऐसा लगता है जैसे उनके दिल रुक गए हों। एमसी की आवाज गूंजती है, बर्फ की तरह ठंडी। मैं मरने वाला हूँ। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं किसी ऑर्डिनरी इंसान की तरह हूँ। एमसी का चेहरा अब पूरी तरह से ठंडा और खतरनाक लग रहा था। वो चेंग फेंग का सर पकड़कर धीमे ठंडे स्वर में कहता है, चलो देखते हैं आखिर कौन मरने वाला है पहले, तुम या मैं। इसके बाद वो उसके सर को जमीन पर धड़ाम से दे मारता है। पूरा हॉल उसकी ताकत से हिल जाता है। चेंग फेंग की दर्द भरी चीख गूंजती है। तभी एक गहरी भारी आवाज गूंजती है, रुको। सभी लोग एक साथ मुड़ते हैं। दरवाजे से कई लोग हॉल में प्रवेश करते हैं। उनके बीच एक आदमी बेहद रॉयल ऑरा के साथ खड़ा था। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। ये तो चेंग गुओ है, चेंग फैमिली का हेड। दूसरा बंदा घबराते हुए कहता है, अगर वो यहाँ खुद आया है तो ये लड़का अब पक्का मरने वाला है। और फिर सबकी नजरें उस बूढ़े आदमी पर जाती है जो चेंग गुओ के बगल में खड़ा था। उसके शरीर से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा निकल रहा था, मानो उसकी मौजूदगी ही हवा को भारी कर रही हो। क्या ये वही लेजेंडरी एंशिएंट वॉरियर है जिसके बारे में सब बातें करते हैं? भीड़ कांपने लगती है। सान यी का चेहरा डर से सफेद हो जाता है। डैम, वो यहाँ कैसे आ गया? उसके मन में घबराहट और डर एक साथ उमड़ आते हैं। चेंग फेंग, जो अभी तक दर्द से कराह रहा था, अचानक खुश होकर चिल्लाता है, डैड प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। सान यी सोचती है, आखिर मैं क्या करूं? क्या कोई तरीका है जिससे मैं उसे बचा सकूं? एमसी एक पल रुकता है और धीरे से चेंग फेंग को छोड़ देता है। वो मन ही मन बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए सोचता है, ये बूढ़ा, इसकी बॉडी से निकलता ऑरा कुछ और ही लेवल का है। क्या ये वही एंशिएंट वॉरियर है जिसके बारे में सब बातें करते थे? चेंग फेंग लड़खड़ाते हुए उठता है और अपने पिता की तरफ भागता है। पापा, इस कमीने ने मेरे प्राइवेट पार्ट पर वार किया, वो भी बिना किसी वजह के। आपको मेरे बदले का हिसाब लेना ही पड़ेगा। चेंग गुओ की आंखों में आग सी जल उठती है। वो गरजते हुए कहता है, चुप रहो, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। चेंग फेंग तुरंत डरते हुए कहता है, ठीक है पापा। चेंग गुओ बूढ़े आदमी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर मिंग, आखिर ये लड़का कौन है? बूढ़ा आदमी मिस्टर मिंग गहरी रहस्यमयी आवाज में कहता है। उसे देखकर लगता है कि ये भी एक एंशिएंट वॉरियर है, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो बहुत हाई स्टेज पर पहुंचा होगा। एमसी हल्की हंसी के साथ ताना मारते हुए कहता है, और कुछ बकवास करनी है या अब असली मुद्दे पर आओगे? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? चेंग गुओ की आंखें क्रोध से जल रही थी। सन फैमिली ने हमें बार बार ह्यूमिलिएट किया है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं अब आगे क्या करने वाला हूँ।
उसके चेहरे पर एक ईविल स्मर्क उभर आता है। लेकिन मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। अगर तुम हमारे सामने भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें एक टुकड़े में मरने दूंगा। मिस्टर मिंग एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में अनुभव और शक्ति का भार झलक रहा था। यंग मैन, इतनी छोटी उम्र में तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया, इम्प्रेसिव। वो रुककर ठंडे स्वर में कहता है, लेकिन तुम्हारी एरोगेंस तुम्हें बर्बाद कर देगी। मिस्टर मिंग ठंडे स्वर में कहता है, पावरफुल होना अच्छी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमने सुना न अभी उसने क्या कहा। एमसी सन यी की तरफ हल्के से देखता है और शांत स्वर में कहता है, ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। सन यी डर और भरोसे के मिश्रण के साथ सिर हिलाती है। ठीक है। भीड़ में खड़ा मिस्टर मिंग दहाड़ते हुए कहता है, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है बच्चे। अचानक वो अपनी पूरी शक्ति रिलीज करता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि किसी की आंखें उसका मूवमेंट पकड़ ही नहीं पाती। सन यी की सांसें थम जाती हैं। ये मूवमेंट इतनी फास्ट, क्या ये वही आदमी है जिसे लोग एंशिएंट वॉरियर कहते हैं? पलक झपकते ही मिस्टर मिंग एमसी के सामने होता है। वो एमसी के कंधे पर हाथ रखता है और ठंडी हंसी के साथ कहता है, अगर तुम मुझसे मर्सी के लिए भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें पेनलेस मौत दूंगा। एमसी हल्की सी मुस्कान देता है, मर्सी के लिए भीख? ओल्ड मैन, क्या तुमने अपना कॉफिन चुन लिया है? वो उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है, और हाँ, मुझे ये भी बता दो, क्या तुम्हारे पास कोई फैमिली मेंबर है जो तुम्हारे बॉडी को दफना सके? ये कहते हुए एमसी उसके बालों को मजाकिया अंदाज में पकड़कर खेलता है। मिस्टर मिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तुम बदतमीज, नर्क में जाओ। मिस्टर मिंग क्रोध में फट पड़ता है और जोरदार अटैक के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो करीब आता है, धड़ाम, एमसी अपना क्यूआई रिलीज करता है। एक ऐसी ताकत निकलती है जिससे मिस्टर मिंग का दिल कांप उठता है। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। ये ऑरा इतना खतरनाक। एमसी बिना समय गवाए उसके चेहरे पर एक तोड़ देने वाला मुक्का मारता है। बूम! मिस्टर मिंग सीधा जमीन से टकराता है। टाइल्स चकनाचूर हो जाती है। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो जाता है। एमसी ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुम तो बहुत ही घटिया निकले यार, मुझ पर स्नीक अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ में खलबली मच जाती है। ये कैसे हो गया? मिस्टर मिंग हार गया। चेंग फेंग का पिता चेंग गो स्तब्ध होकर सोचता है, इम्पॉसिबल। मिस्टर मिंग एक छोटे से लड़के से कैसे हार सकता है? चेंग गुओ कांपती आवाज में पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है? एमसी की मुस्कान और गहरी हो जाती है। मैं कौन हूँ ये जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। फिर वो अपना ऑरा पूरी तरह रिलीज करता है। इतनी ताकत फैलती है कि सभी लोग अपने कान पकड़कर गिर जाते हैं। हवा में चीखने जैसी तीखी आवाज गूंजती है। मिस्टर मिंग अपने मुंह से खून की उल्टी कर देता है। चेंग फेंग और उसका पिता दर्द से चिल्लाते हुए अपने कानों को कसकर पकड़ लेते हैं। ये किस तरह की आवाज है? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? एमसी धीरे धीरे चेंग गुओ की तरफ बढ़ता है। उसकी हर कदम के साथ ऑरा और भारी होता जाता है। उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तो तुम ही हो चेंग गो, है ना? चेंग गुओ कांपने लगता है। एमसी की आवाज और गहरी हो जाती है। तुमने कहा था कि तुम काइंड हार्टेड हो, याद है? अब मैं तुम्हें असली काइंडनेस दिखाऊंगा। एमसी मन ही मन सोच रहा होता है, चेंग फैमिली, इस फैमिली के पीछे जरूर किसी बड़े गुनाह का हाथ है। इनकी जड़ें जितनी गहरी हैं, उतना ही गंदा इनका खेल है। अचानक चेंग फेंग का पिता गुस्से में चिल्लाता है, उसको रोको अभी, वरना मैं तुम्हें सबको नौकरी से निकाल दूंगा। उसके बॉडीगार्ड्स एक दूसरे को देखते हैं। एक बॉडीगार्ड कहता है, कम ऑन गाइस, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। वो अकेला है, हम मिलकर इसे हरा सकते हैं। दूसरा बॉडीगार्ड लालच में कहता है, बॉस, अगर हम इसे हरा देंगे तो प्लीज हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए। धड़ाम! लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, एमसी सिर्फ एक हाथ से उन सबको उड़ाकर दूर फेंक देता है। वो लोग दीवार से टकराते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं। एमसी गहरी आवाज में कहता है, मैं ऑर्डिनरी लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए जितना हो सके मुझसे दूर रहो। चेंग फेंग का पिता घुटनों के बल गिरकर हाथ जोड़ता है, सर, मैंने अपने बेटे को सही से नहीं सिखाया, प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए। चेंग फेंग भी डर से कांपते हुए कहता है, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मिस सन आपकी लड़की है। मैं आपसे सिंसियरली अपोलोजाइज करता हूँ। एमसी की आंखों में गुस्से की चमक उभरती है। कितने चालाक हो तुम, घुटनों के बल गिरकर मुझसे माफी मांग रहे हो। तुम जैसे लोग शेमलेस होते हैं।
हाउएवर, तुम्हारे कर्ज को अदा करने का वक्त आ गया है। तभी दरवाजे से किसी की जोरदार आवाज गूंजती है, रुको। वहीं पे है। पुलिस की गाड़ियां होटल के बाहर खड़ी होती है। लाल और नीली बत्तियां चमक रही होती है। पुलिस चीखती है, रुक जाओ और सब लोग उस आदमी से दूर रहो। एक महिला पुलिस ऑफिसर मन ही मन सोचती है, यहाँ पर इतनी केओस क्यों है? इस लड़के ने आखिर ऐसा क्या किया है? चेंग फेंग का पिता चैन की सांस लेते हुए सोचता है, हम बच गए। वो एंशिएंट वॉरियर हुआ तो क्या हुआ? अथॉरिटीज के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अचानक महिला पुलिस ऑफिसर की नजर एक तरफ जाती है। वो हैरान रह जाती है। ये तो वही एंशिएंट वॉरियर है, चेंग फैमिली का। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या इस लड़के ने इस एंशिएंट वॉरियर को भी हराया है? तभी एमसी आगे बढ़ता है और अपना हाथ चेंग फेंग के पिता के सिर पर रखता है। उसकी आवाज ठंडी और तेज होती है। इस आदमी ने एक लड़की को हरास किया है और मैंने उस लड़की को बचाया, साथ ही इस हैरासर को एक लेसन सिखाया। प्लीज मुझे गलत मत समझना। चेंग फेंग का पिता दर्द से कराह उठता है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पुलिस ऑफिसर अपनी बंदूक सीधे एमसी की तरफ तान देती है और सख्त आवाज में चिल्लाती है, उसे जाने दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। पूरा माहौल सन्नाटे में जम जाता है। एमसी धीरे से उसकी तरफ देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम एक लड़की हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा हौसला काफी इम्प्रेसिव है। ये मामला मेरा पर्सनल है, इसलिए जितना हो सके दूर रहो। महिला पुलिस ऑफिसर मन ही मन सोचती है, क्या ये लड़का पागल है? अगर ये बस ऑर्डिनरी फाइट होती तो हमें इसे रोकना चाहिए, लेकिन ये कुछ और ही लेवल का है। वो और गुस्से में आकर चिल्लाती है, अपने हाथ सिर के पीछे रख, ये मेरा सेकंड वार्निंग है। एमसी की आंखों में गुस्सा चमकने लगता है। तुम्हें पता ही नहीं कि कौन बुरा है और कौन अच्छा, और फिर भी तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी कोई नरम हाथ उसके बाजू को पकड़ लेता है। एमसी पीछे मुड़ता है और देखता है मिस सनी। सनी जल्दी से बोलती है, सॉरी एवरीवन, वो इस तरह का लड़का नहीं है। फिर वो एमसी की आंखों में देखते हुए कहती है, रुको प्लीज। एमसी हैरान होकर पूछता है, आखिर क्यों सनी? सनी की आंखों में चिंता झलकती है, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। एमसी गहरी सांस लेता है, क्या सच में? सनी सिर हिलाती है और ठंडे स्वर में कहती है, एनीवे, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। वो पुलिस वालों की तरफ मुड़कर बोलती है, देख लीजिए, मैंने जैसा कहा उसने वैसा ही किया, तो प्लीज इसे मत शूट कीजिए। एमसी सनी के कान में धीरे से पूछता है, अब आगे क्या? क्या ये लोग मुझे पकड़ लेंगे? सनी गंभीर आवाज में कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बाकी सब मैं संभालूंगी। हमें उनके साथ पुलिस स्टेशन जाकर बस एक स्टेटमेंट देना होगा, उसके बाद वे हमें छोड़ देंगे। आखिरकार जो हुआ वो सेल्फ डिफेंस में हुआ था। एमसी की आंखों में अभी भी गुस्सा भरा है, चाहे जो भी हो मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीन शिफ्ट तो पुलिस स्टेशन। सीन कट होता है और हम पुलिस स्टेशन के इंटरोगेशन रूम में आते हैं। कमरा अंधेरा है, सिर्फ एक मॉनिटर की स्क्रीन की रोशनी दिखाई दे रही है। वहीं महिला पुलिस ऑफिसर खड़ी है। उसका सोल्जर उसके पास आता है और कहता है, मैम, हमने होटल की सर्वेलेंस फुटेज को कई बार चेक किया, लेकिन हमें लगता है कि उस वीडियो का एक हिस्सा डिलीट कर दिया गया है। पुलिस ऑफिसर का चेहरा सख्त हो जाता है, क्या? कौन सा हिस्सा डिलीट किया गया? सोल्जर स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करता है और बताता है, ये देखिए, यहाँ मिस्टर चेंग के साथ आया वो बुजुर्ग आदमी एमसी का सामना कर रहा है, लेकिन अगले ही पल ये आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है। बीच का सारा फुटेज गायब है। महिला पुलिस ऑफिसर के माथे पर पसीना आ जाता है। तो मतलब जब वो बुजुर्ग गिरा, वो असल सच्चाई गायब कर दी गई, और ये सब हमारी टीम के आने से पहले हुआ। सोल्जर गंभीर आवाज में कहता है, एग्जैक्टली मैम, किसी ने बहुत ही जल्दी और प्रोफेशनली उस हिस्से को डिलीट किया, जैसे वो नहीं चाहता था कि कोई ये देखे कि असल में वहाँ क्या हुआ था। महिला पुलिस ऑफिसर खामोश खड़ी रहती है, उसकी आंखों में शक की चमक उभरती है। आखिर ये सब करने के पीछे कौन है? और ये लड़का, ये चेंग, क्या ये वास्तव में अपराधी है या किसी और बड़ी साजिश का शिकार? सनी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए मुस्कुराती है और एमसी की तरफ देखती है। सनी, देखा ये चिंग, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ हमें छोड़ दिया गया। अब घर जाने के बाद अच्छे से नहा लेना ताकि सारा बैड लक धुल जाए। एमसी हल्की मुस्कान देता है, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा है। चेंग हुआ और चेंग फेंग, ये दोनों सनी के लिए एक छुपा हुआ खतरा है। अगर मैं जंगल सिटी छोड़कर चला गया तो ये पक्के सनी के पीछे पड़ जाएंगे। मुझे किसी न किसी तरह इनसे निपटना ही होगा। सनी नोटिस करती है कि ये चिंग बहुत गहरी सोच में है और
सीधे पूछ लेती है, सनी तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? ये चिंग, मैं नहीं, कुछ नहीं। सनी अपनी जिज्ञासा छुपा नहीं पाती। सनी, मैं बस ये पूछना चाहती थी, तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। एमसी थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है, ये चिंग, मैं अभी अभी जंगल सिटी आया हूँ। मेरे पास यहाँ कोई घर नहीं है। अगर मुझे आज रात के लिए जगह नहीं मिली तो मैं पार्क में ही सो जाऊंगा। सनी ये